न्याय नहीं मिले, लास्ट का इलाज तो ये है जी, अब आत्महत्या कर लेंगे और क्या इलाज है। खाना खूना कुछ नहीं खाया जी। नमस्कार, मैं विकास एंड यू आर वाचिंग मन संदेश न्यूज़। दोस्तों, आप सबको पता है कि आजकल कोरोना के केसेस कितने बढ़ चुके हैं और लोगों के पास काम धंधा रोजगार सब खत्म हो चुका है। लोग यहाँ पर अब जिनका रोजगार था खत्म हो चुका है और जो कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे थे गांव में, जिनके पास थोड़ी बड़ी ज़मीन थी, उन लोगों से भी रोजगार छीन ले जाता है और वो लोग भी अब जो है लॉकडाउन के बीच में भूखे मरने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी एक आपके साथ में आज एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ जो कि असंध विलेज की है, जहाँ जहाँ पर एक गरीब किसान जो कि सिर्फ उसके पास आधे किले के आसपास ज़मीन होती है, वहीं पे वो रहते हैं, वहीं पे वो अपना जो अनाज बोता है और खाता है। लेकिन कुछ वहीं गांव के ही कुछ लोग धोखाधड़ी करके उनसे वो ज़मीन भी छीन लेते, धोखे से नाम करा लेते और अब वो इतना परेशान हो चुके, लगातार वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, तहसील के चक्कर काट रहे हैं, इकोनॉमिक सेल के चक्कर काट रहे हैं, एसपी साहब तक से वो मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ पर उनको इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इंसाफ की लगातार गुहार लगाई जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ सुखबीर जी हैं जो कि गरीब किसान है, जो कि सिर्फ आधे किले के आसपास ज़मीन में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन वो ज़मीन भी उनसे छीन ली जाती। क्या है पूरा मामला, आपको हम पूरा बताएंगे। आपसे अपील है वीडियो के साथ साथ आप शेयर भी करते रहे, ताकि ये जो खबर है, ये जो इनकी अपील है हमारे हरियाणा के सीएम तक पहुंचे, जो हमारे यहाँ पर एमपी है उन तक पहुंचे, एमएलए तक पहुंचे, ताकि वो इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर उचित एक्शन लें। नमस्कार सुखबीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके साथ क्या हुआ, एक बार आप बताएं, डिटेल में बताएं कि किस तरह से आपकी ज़मीन को धोखे से अपने नाम कर लिया गया। मैं स्पीति रोड असंध में रहता हूँ जी, और कई सालों से मेरी उसके साथ जान पहचान है। और वो साल पहले मेरे पास आया, बोले मेरे पैसे नहीं निकले मेरे बैंक से, तेरे बैंक में पैसे भिजवा देता हूँ। वो पैसे मेरे को निकलवा के दे दिए। और मेरे बैंक में उसने 3 बार पैसे डाले और मेरे चेक से साथ के साथ जाकर पैसे निकलवा के ले जाता रहा। और बाद में कई दिनों बाद बोलिया मैंने प्लाट खरीदा है, उसमें गवाही की जरूरत है, तेरी गवाही दे देना। उन्हें मेरे से उसमें कोर्ट में ले गया, उसने मेरे से साइन करवाए और गवाही के लिए रजिस्टर में भी साइन करवाए। तो फिर उसको कहीं 2-3 महीने बेरन ज़्यादा साल के बाद सारा बोला मैंने लोन लेना है तो आप मेरे उसकी गवाही की जरूरत है। तो मैंने तो जो ये सिलसिला है ये पिछले लॉकडाउन से शुरू हो गया था। ये इतना तो मेरे को ध्यान नहीं है जी। ये 1 साल हो चुके हैं इस मामले में। 1 साल सारा हो चुका है जी। 1 साल हो चुके हैं। हाँ जी। तो आप एक बार ये बताएं हमारे पास कि आपके पास कितनी ज़मीन है और क्या आप काम करते हैं, कितने आपके फैमिली मेम्बर है जिनका गुजारा उस ज़मीन के सहारे ही चल रहा था। मेरी 6 कनाल 18 मरले ज़मीन है जी, और मैं बिजली का काम करता हूँ। और मेरे 3 तो प्राइवेट काम करते हो, बिजली का प्राइवेट काम है आपका? बिजली का काम करता हूँ। 3 लड़की है मेरे पर, 1 लड़का है। 2 की मैंने शादी कर दी है, 2 कुंवारे हैं जी। और तो फैमिली को गुजारा आप जो आप बिजली का काम करते हैं उससे चल रहा है आपका, या फिर जो ये ज़मीन है जिस पे आप जो कि धोखे से आपसे छीन ली गई, इस पे खेती करके करते हैं? कुछ इसके के सारा काम चल रहा है, कुछ मेरे बिजली के काम से गुजारा चल रहे हैं। कुल मिला के गुजारा ही चल रहा है जी, कोई मोटी कमाई वाला काम नहीं है जी कुछ भी। और तो जो बता रहे थे सुखबीर जी कि ऐसी कोई मोटी कमाई नहीं है, थोड़ा सा गांव में ही एक छोटी सी दुकान पर बिजली का रिपेयर का ये काम करते हैं। और साथ ही साथ जो है जो इनका ज़मीन है जो आधे किले के आसपास, मैं बताना चाहूँगा आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, लगभग आधे किले के आसपास इनके पास ज़मीन थी जिसमें ये अनाज बोते थे, धान बोते थे और अपना गुजारा जो है चलाते थे। 4 इनके बच्चे हैं, 2 की शादी कर चुके हैं, 2 बच्चे भी घर पे ही कुंवारे हैं जो कि अभी कुछ भी काम नहीं करते। वो अभी छोटे बच्चे हैं, उनकी भी पूरी जिम्मेवारी इनके ऊपर ही है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन जब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, परिवार को पालना इनके लिए भी मुश्किल हो रहा है, और दूसरी तरफ जब ये मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, वो ज़मीन बिन से जिसके सहारे अपने परिवार को पाल रहे थे, वो ज़मीन बिन से छीन ली जाती है। तो आपसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़ जो है ऊपर के जो उच्च अधिकारी उन तक पहुँचे और इस पर कुछ एक्शन हो पाए। जी अभी 2-3 महीने पहले की बात है जी। वो बोले मेरे लोन लेना है और मेरे को गवाही देनी है। तो गवाही के लिए मेरे को ले गए और उसने तहसील में मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। मैंने तो बेरन से ये तहसीलदार है कौन है, उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा। और उसमें वो मेरे से पता नहीं क्या लिखवाया और वो मेरी ज़मीन अपनी माँ के नाम ट्रांसफ़र करवा गया। जब इंतकाल चढ़ने लगे तब मेरे को पता चला जी, अभी तेरी किसी ने फ़ोन, जो मेरे को जानता था उन्हें फ़ोन किया कि क्या तेरी ज़मीन तूने बेच दी? माँ मैंने तो किसी को ज़मीन नहीं बेची। तो
तहसील में आया, मैं भाग के रोटी खाना खा रहा था, खाना छोड़ के भाग के आया और उसको पटवारी को बोला कि भी मेरी धोखे से ज़मीन हड़पी गई है, इंतकाल रोक दो। तो मैं तहसीलदार के पास भागा गया। तहसीलदार बोले एप्लीकेशन लिखवा के लाओ, मैं रोक दूंगा। दोबारा एप्लीकेशन लिखवा के लिया, तहसीलदार मेरे को मौके पे मिला नहीं, वो इंतकाल भी उन्होंने चढ़वा लिया। ये मैं थाने में जाता हूँ तो ना तो थाने में कोई मेरी सुनवाई होती है, और असंध थाने में गया मैं भाई। सुखबीर जी, आप ये बताएं कि असंध थाने में जब आप गए वहाँ पर आपने कंप्लेंट की, तो वहाँ पे एसएचओ कौन थे जिन्होंने कि आपकी सुनवाई नहीं की, आपकी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं की? कौन थे वो एसएचओ, उनका नाम बताएं प्लीज़। एसएचओ का नाम तो मेरे को मालूम नहीं जी, मैं अपने भाईचारे के बंदों को इकट्ठे करके ले गया था जी मेरे साथ ऐसे। यहाँ पर सुखबीर जी के दामाद भी हमारे साथ, एक बार उनसे जान लेते हैं कि जब कंप्लेंट की गई वहाँ पर असंध में, तो एसएचओ कौन थे और क्या कुछ वहाँ पर बातचीत हुई? आपका नाम बताएं प्लीज़ एक बार। मेरा नाम राजेश शर्मा, गांव चोड़िया से हूँ, इनका दामाद हूँ। हम वहाँ पर कमलदीप राणा जी। राजेश जी, हाँ जी। राजेश आपका नाम है, इतना जी आप। राजेश जी, आप ये बताएं कि जब आपने कंप्लेंट की असंध में, तो एसएचओ कौन थे वहाँ पे और क्या कुछ आपको रिस्पॉन्स वहाँ से मिला? कमलदीप राणा जी एसएचओ वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम जितना उचित हो सकेगा कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके कुछ दिनों के बाद हम यहाँ एसपी साहब से मिले हैं। तो आपने जब वहाँ पे कंप्लेंट की, लास्ट ईयर आपने कंप्लेंट की असंध में एसएचओ को? लास्ट मंथ कंप्लेंट किया आपने क्या नाम बताया एसएचओ का? कमलदीप राणा। कमलदीप राणा। आपको बता दें, आप ये बात नोट कर लीजिए, कमलदीप राणा जी हैं एसएचओ असंध में, जिनके पास राजेश जी और सुखबीर जी, राजेश जी दामाद है सुखबीर जी के, इन्होंने उनको सब मदद करनी चाहिए, इनके साथ वो कंप्लेंट करने गए, क्योंकि बुजुर्ग है सुखबीर जी, इतना उनको नहीं पता है कि कहाँ पर कैसे करें। तो अपने साथ अपने दामाद को ले गए, उन्होंने वहाँ पर कंप्लेंट की जाकर, लेकिन 1 महीने से ऊपर कंप्लेंट हो चुका है, उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं ले गया। उसके बाद क्या हुआ, क्या कुछ वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आपने जब कंप्लेंट लगाई, क्या वहाँ पर बुलाया गया जो कि आरोपी पक्ष जो है, उनका नाम बताएं क्या? आरोपी पक्ष जो जितेंद्र उर्फ जानू है, जो पहले भी कई बार ऐसा ज़मीन के धोखेबाजी में अंदर जा चुका है 420 के अंदर। वो बड़ा सातिर आदमी है, उसने पूरे प्लान के साथ इनकी ज़मीन हड़पी है, और इसका हमें पुलिस प्रशासन में हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। हम एसपी साहब से भी, गंगाराम पुनिया जी से कई बार मिल चुके हैं। उन्होंने जैसे कि आपने बताया कि आपने कंप्लेंट की असंध में, हाँ जी, उसके बाद जितेंद्र उर्फ जितेंद्र उर्फ जानू के खिलाफ आपने, जितेंद्र उर्फ जानू है जो गांव के ही रहने वाले हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की, जिन्होंने कि इनकी ज़मीन को धोखे से आपने नाम कर लिया था, तो उनके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद होता क्या है कि जो आरोपी जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, उसके सिलसिले में कि उस पर कार्रवाई की जाए। जब थाना असंध से कार्रवाई नहीं होती तो ये लोग एसपी साहब करनाल गंगाराम पुनिया जी से आकर मिलते हैं, एसपी करनाल से आकर मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ इनको। एक बार सुखबीर जी आपसे जानना चाहूँगा, जब आप एसपी से आके मिलते हैं करनाल में गंगाराम पुनिया जी से, क्या आपको बोला जाता है? वो मेरी रिपोर्ट और संध थाने में बात की मेरे सामने एसपी साहब ने। उसने एसपी साहब ने पूछा कि आपके पास इस सुखबीर नाम की वो आ रही थी, आपने कोई खोजबीन की? बोले हमने कोई जांच नहीं की। तो एसपी साहब ने मैं इन इकोनॉमिक सेल वालों को भेज दिया जी मेरा केस। ये इकोनॉमिक सेल वालों ने भी आज तक उसको एसपी साहब को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है दोबारा। तो एसपी साहब से आप कितने बार मिल चुके हैं? एसपी साहब से मैं चार बार मिल चुका हूँ जी। तो आज आप सुबह से इकोनॉमिक सेल में बैठे थे या एसपी साहब से मिलने आए? कहाँ पे आप सुबह से वेट कर रहे हैं? कहाँ से आप आए हैं? आपने कुछ खाना खुना खाया? खाना खुना कुछ नहीं खाया जी। एसपी साहब के पास गए, वो एसपी साहब बोले मैंने रिपोर्ट नहीं आई है वहाँ से, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करूँगा मैं। और जब हम वहाँ गए थाने में उसके हरभजन के पास, हरभजन बोले मैंने तो 12 तारीख को वो भेज दिया है आपकी रिपोर्ट, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, मैंने भेज दिया 12 तारीख को। तो फिर वो रिपोर्ट गई कहाँ है? वो तो पता नहीं जी कहाँ गई कहाँ नहीं, वो तो देने वाले को बेरा जी कहाँ गई है कहाँ नहीं गई जी। तो लगातार ये चक्कर लगा रहे हैं, एसपी ऑफिस से भी 3-4 बार एसपी ऑफिस भी चक्कर लगा चुके हैं। उसके बाद बोला जाता है कि आप इकोनॉमिक सेल जाइए, वहाँ पर आपको आपकी रिपोर्ट वहाँ से लेके आइए, उसके बाद ही कुछ इस पर फर्दर जो है कार्रवाई की जाएगी, फर्दर जो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लिया गया। आज भी सुबह से ये लोग असंध से आए, आप देख सकते हैं इनकी हालत कैसी है, असंध से आए हैं। और जिनकी ज़मीन छिन जाए तो सुबह से ये लोग यहाँ पर भूखे घूम रहे हैं, कभी इधर से उधर, इस थाने से उस थाने, इकोनॉमिक सेल से एसपी ऑफिस से असंध थाने, सिर्फ थाने के ही चक्कर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई सोल्यूशन उनको नहीं मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा? आप नेक्स्ट क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं आपकी? इकोनॉमिक सेल में गया था नहीं जी, तो वो बोले हरभजन बोला अभी ये तो बंदा बहुत गलत है, तो ऐसे इसके झांसे में कैसे फंस गया। शुरू में गया जी हरभजन के पास, बोले इसके झांसे में कैसे फंस गया। फिर उसने हमारे से बात की, उसके बाद उसने हमारे से कोई बात नहीं की। उसने
बोले थारे को आमने सामने बात करवाऊँगा, तुम अपना समझौता कर लियो जैसे भी है। समझौता कैसे, किस बात पर समझौता कराना चाहिए? ज़मीन तो आपकी है, ज़मीन आपके नाम पे है, आपने किस डॉक्यूमेंट पे साइन किए? किस आपने जो है किस डॉक्यूमेंट पे साइन की, किस तरह से आपके साइन कराए धोखे से जब आपने साइन किए? वो गवाह के तौर पे ले गया था, गवाह के तौर पे उसने मेरे से साइन करवा लिए धोखे से, और कहने लगा वो मेरे को मिला, बोले मैं तेरी ज़मीन तेरे नाम दोबारा वो ट्रांसफ़र करवा दूंगा, मेरे से कैसे भी हो। उसने मेरे कैसे भी हो मैं तेरी ज़मीन वापसी कर दूँगा, मैं तेरे को कह दूँगा। तो जितेंद्र ने आपको ये बोला कि जो ज़मीन है, हाँ। ज़मीन है वो आप ही की है, मुझे तो एक लोन लेना है और गवाह के तौर पे आपने साइन करने हैं। हाँ जी। और आपने साइन कर दिए, हाँ जी। बिना देखे आपने साइन कर दिया। ज़मीन जो उसने अपनी माता जी के नाम पे करा दी, ज़मीन माता जी के माँ जी नाम पे कर दी। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप तो लगातार चक्कर काट रहे हैं, और जो रिपोर्ट अभी इकोनॉमिक सेल से आई है, जो बताया जा रहा है, रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है आपकी तरफ, तो आपके लिए तो उसमें रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री हो चुकी है। आप दिखाना चाहेंगे जो रजिस्ट्री हुई है डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास हैं तो डॉक्यूमेंट दिखाइए कि कितने रुपए की रजिस्ट्री हुई है, क्या कुछ जो है कलेक्टर रेट चल रहा है। अभी दिखा रहे हैं जी, मेरे को इसके बारे में नहीं पता जी, ये दिखाएंगे जी आपको। ये राजेश जी हैं जो कि दिखाना चाहेंगे कि इनकी ज़मीन जो है कलेक्टर रेट में 52 लाख का किला दिखाया गया जी। ठीक है। तो जैसा कि बताया जा रहा है, जो जितेंद्र सिंह है उनके नाम पर ये ज़मीन हुई है, और इसमें जो कीमत है आपको दिखाना चाहूँगा मैं एक बार जूम करके। जो कीमत है वो कीमत 26,50,000 रुपये कीमत बताई गई है। लेकिन जो कलेक्टर रेट है आप देखिए, जो कलेक्टर रेट है वो 52 लाख रुपए प्रति एकड़ है। लेकिन ये ज़मीन जो है आधे किले से भी कम रेट पे, लेकिन जो ये ज़मीन है ये आधे किले 35 लाख इस रजिस्ट्री के हिसाब से, कलेक्टर रेट के हिसाब से 35,76,000 रुपये इसकी कीमत बनती है सर। जो ये कलेक्टर रेट दे रखा है, इसमें 52 लाख रुपए दे रखा है प्रति एकड़ का, जिसके हिसाब से 5 कनाल 10 मरले की कीमत 35,76,000 रुपये बनता है, जो कि ये भी यहाँ पे फर्जी किया गया है। इसमें सारा ही गिरोह है। ये जो स्टाम्प वेंडर है सत्य प्रकाश शर्मा, वो लिखने वाला है, वो भी गुमराह कर रहा है इसमें, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अपने आप में ये एक घोटाला नज़र आ रहा है। घोटाला इसलिए कहूँगा क्योंकि जो ज़मीन की कीमत है कलेक्टर रेट के हिसाब से, ज़मीन की कीमत जो है 35 लाख से ज़्यादा, 35 से 36 लाख के बीच में जो है होनी चाहिए, जो बताया जा रहा है। लेकिन इसकी कीमत 26 लाख रुपए में जो है 26 लाख रुपए में जो है रजिस्ट्री कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये काफ़ी जो लोग इसमें मिले हो सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर सोल्यूशन नहीं मिलता, आपको न्याय नहीं मिलता, क्या कुछ कदम आप उठा सकते हैं? यदि हमें न्याय नहीं मिलता तो हम पूरा परिवार यहाँ एसपी ऑफिस के सामने आके सुसाइड करने का पूरा दावा करते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे यदि हमें इंसाफ नहीं मिला तो। नहीं, सुसाइड क्यों करेंगे? क्या आपको कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है? क्यों, क्या लगता है आपका? क्योंकि हम 2 महीने से धक्के खा रहे हैं, हमारे प्रति कोई भी वो ही नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना पुलिस ना ही कोई समाज। आखिरकार हम और क्या करेंगे, मरते हुए हम मर तो चुके ही हैं, हमारे पास रहे कुछ नहीं है खाने के लिए। आखिरी में हमें सुसाइड ही करना पड़ेगा यदि हमें इंसाफ नहीं मिलता तो। क्या कहना चाहेंगे सुखबीर जी, क्या लगता है आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? क्योंकि न्याय प्रणाली जो है न्याय के लिए तो जी धक्के खा रहे हैं जी, न्याय नहीं मिले, लास्ट का इलाज तो ये है जी, आत्महत्या कर लेंगे, और क्या इलाज है? नहीं, देखिए, आत्महत्या करना सोल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का। अपील करना चाहूँगा मैं करनाल के जो तमाम अधिकारी है, जो असंध के अधिकारी हैं, जो पुलिस स्टेशन में जो SHO से भी अपील करना चाहूँगी, एक बार इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि जो ज़मीन की रजिस्ट्री है वो काफ़ी, जो कलेक्टर रेट से भी काफ़ी कम दाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। और जो बताया जा रहा है, सुखबीर जी ने बताया कि इनके अकाउंट में या तो इन्होंने कोई भी नगद पैसे नहीं लिया, दूसरी बात इनके अकाउंट में ना तो कोई चेक लगा, जो कि जितेंद्र जी ने इनको चेक दिए है, कोई भी पैसा इनको नहीं दिया गया। जब इनको कोई पैसा ही नहीं दिया गया तो ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे होगी? इनसे जो साइन है, सिग्नेचर जो उनसे कराया गया, वो झूठ बोल के इनको धोखे से गवाह के तौर पर इनसे साइन कराया गया। लेकिन होता क्या है, उस सिग्नेचर के बाद इनकी जो ज़मीन है वो छीन ली जाती है, और ये परिवार जो है इतना परेशान हो चुका है। इनके ऊपर बुजुर्ग हैं, सुखबीर जी, इनके ऊपर जो है 2 बच्चों की जिम्मेवारी है। इनका परिवार इसी ज़मीन के सहारे ये लोग खेती करके अपने परिवार का जो है गुजारा चलाते हैं। लेकिन जब इनसे ज़मीन छिन गई तो दुखी होकर ये बोल रहे हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारी ज़मीन वापस नहीं मिले, तो हम यहीं पर SP ऑफिस में ही आकर हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि मर तो हम पहले चुके हैं, अब बिना खाए हम कैसे जिएंगे। आपसे अपील करूँगा कि आप ऐसे कदम मत उठाएं, और आप प्लीज़ भरोसा रखिए, आप जो करनाल में अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उनसे जाके मिलिए, और वहाँ बात नहीं बनती तो आप CM विंडो में जाके मिलिए, लेकिन ऐसे कदम मत उठाइए। समाज की काफ़ी संस्थाएं हैं जो आपका साथ देने के लिए तैयार है। तो आप से अपील है, ऐसे कदम बिल्कुल मत कीजिए।
और दूसरी बात, आपके दामाद आपके साथ हैं, इनसे भी अपील करना चाहूँगा कि इनको समझाएं और न्याय प्रणाली जो है उस पर भरोसा रखें। हम आपकी बात को ज़रूर, इनकी बात को हम प्रमुखता से उठाएंगे, प्रमुखता से दिखाएंगे। और अपील है सभी लोगों से कि इनकी ये जो वीडियो है, इस न्यूज़ को, इस कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो बात है, ये जो इनकी अपील है, जो इनकी समस्या है, वो बड़े अधिकारियों तक पहुँचे और इस पर अमल किया जाए। लास्ट बात, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप की तरह जो बाकी के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो कम पढ़े लिखे, उनको क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे किसी पे भरोसा ना करें? मैं यही कहना चाहूँ जी, किसी पे विश्वास ही नहीं करा आज के टाइम में जी। जो विश्वास करेगा, जैसे मैंने धोखा खाया वैसे वो भी धोखा खाएगा। आज विश्वास वैसे विश्वास उठ गया है जी। तो आप लगातार इतने दिनों चक्कर काट रहे हैं, आज भी सुबह से कुछ खाना आपने कुछ नहीं खाया? खाया जी, खाना खूना कुछ नहीं खाया जी। तो आप देख सकते हैं कि कितना परेशान है पीड़ित पक्ष, जो बता रहा है कि सुबह से यहाँ भी करनाल चक्कर लगा रहे हैं और पिछले कई महीनों से ये परेशान है, खाना तक इन्होंने नहीं खाया और खाना खाएंगे भी कैसे, इनकी ज़मीन जो छीन चुकी है। आपसे पहले वीडियो को आप मेरी तो दिन की भूख और रात की नींद उड़ी हुई है जी, जब से मेरे साथ ये काम हो रहा है जी। मेरी जब से ज़मीन गई हुई है जी। तो आपसे पहले वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं विकास कश्यप, मन संदेश ब्यूरो, करनाल। धन्यवाद।